नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भीड़ में खोया आदमी। यह एक निबंध है जो लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी लिखते हैं। व्यंग करते हैं जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण पर। जनसंख्या वृद्धि मतलब आबादी बढ़ना और पर्यावरण प्रदूषण मतलब वातावरण में प्रदूषित गंदगी को ध्यान में रखकर लिखा गया है। मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। वो बोलते हैं कि अगर जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल नहीं किया गया, नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब हम स्वयं ही इस भीड़ में और इससे होने वाली उत्पन्न समस्याओं में खो जाएंगे। इस कथा प्रसंग में उठाई गई समस्याएं समाधान की ओर अग्रसर करती है। मतलब इस कथा में जो भी बोला गया है उसका समाधान के ओर वो बढ़ती है। हाँ, अग्रसर मतलब बढ़ना होता है। यह विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बाबू श्यामलाकांत, एक नया पात्र आता है जिसका नाम श्यामलाकांत है। बाबू श्यामलाकांत के अनियोजित परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। वह बोलते हैं कि श्यामलाकांत के जो परिवार का योजित अनियोजित है, लेखा जोखा मतलब हिसाब किताब है, रहन सहन है, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आगे हम पढ़ेंगे किस चीज पे सोचने पर मजबूर करता है। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं बाबू श्यामलाकांत, सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह। लेखक हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे लेखक खुद एक पात्र है। लीलाधर शर्मा पार्वतीय नाम है लेखक का। वो कहते हैं कि उनका कोई अभिन्न मित्र है जिसका नाम श्यामलाकांत है। अभिन्न मित्र यानी कि जिससे अटूट रिश्ता हो। हाँ, अभिन्न मतलब यही होता है, बहुत ही नज़दीकी मित्र। वे बहुत ही सीधे साधे हैं। श्यामलाकांत जी जो हैं वो बहुत ही सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार हैं, लेकिन निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह हैं। उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। वो बोलते हैं लेखक कि उम्र में श्यामलाकांत जी जो हैं उनसे छोटे हैं, लेकिन अपने घर में उन्होंने बच्चे की फौज खड़ी कर रखी है। मतलब बच्चे बहुत सारे पैदा कर लिए हैं। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहाँ पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। यहाँ पर बोलते हैं कि पिछले गर्मियों में वो श्यामलाकांत की लड़की का विवाह में उनको सम्मिलित होना था, मतलब अटेंड करना था। सम्मिलित मतलब अटेंड करने के लिए उनको शादी हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए मतलब कि वो 15 दिन पहले स्टेशन पर जाते हैं टिकट बुक करवाने के लिए। आरक्षण मतलब बुकिंग करवाना। तो वहां देखते हैं कि पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी है। अब घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। जाना आवश्यक था, इसीलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। वो जब उनकी बारी आती है तब वो देखते हैं, तब पता चलता है कि अब आरक्षण के अब टिकट नहीं बचा है, सीट नहीं बचा है, तो उन्हें बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ता है क्योंकि जाना जरूरी था। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूँ कि उसके अंदर तिल रखने को भी जगह नहीं
और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ जबरदस्त धक्कम धक्का करने में लगी है। जब गाड़ी आता है तो वो देखते हैं कि गाड़ी में तिल रखने का भी जगह नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी जगह नहीं है। तिल, यहाँ पे तिल से तुलना की गई है। तिल तो एकदम छोटा सा होता है, चींटी जितना। बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए लोगों की जबरदस्त धक्का हो रही है। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कूली की सहायता लेनी पड़ी। इतना भीड़ था कि उनको कूली की सहायता लेनी पड़ी ये सामान कम होते हुए भी। यदि उसने खिड़की से मुझे भीतर ना ढकेला होता तो गाड़ी छूट जाती। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी, किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूँ, पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। बोलते हैं कि अगर कूली ने मुझे ट्रेन के अंदर नहीं ढकेला होता तो गाड़ी छूट जाता, मतलब उनका गाड़ी नहीं पकड़ाता, उन्हें कूली खिड़की से अंदर ढकेलता है। गेट में जगह नहीं होता है घुसने का, इतना भीड़ था। उनको लक्सर में गाड़ी बदलनी थी। वो किसी तरह जब ये बाहर आते हैं खिड़की से, फिर वो तो देखते हैं कि पूरा ये जो ट्रेन का छत है वो पूरा यात्रियों से भरा हुआ है। सोचता हूँ अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। वे अपने मन में सोच रहे हैं कि अपने प्राणों को संकट में डालकर, मतलब मुसीबत में डालकर ट्रेन के छत पर क्यों यात्री बैठे हुए हैं, क्या मजबूरी है उनकी। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। नियम यानी कि रूल, व्यवस्था और अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामला कांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। अब वो हरिद्वार पहुंच जाते हैं और स्टेशन पर श्यामला कांत जी का बड़ा लड़का, बड़ा बेटा दीनानाथ उन्हें लेने आता है। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए हैं, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते। वो बोलते हैं कि उनका जो बड़ा लड़का दीनानाथ है, उसका पढ़ाई किए 2 वर्ष पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक वो नौकरी की तलाश में ही भटक रहा है। वो पूछते हैं कि अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गया है, वहां से सहायता क्यों नहीं लेते हो। कहने लगा, चाचा जी वहां भी गया था, पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर भी जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से ही इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। दीनानाथ बोलता है कि चाचा जी वहां भी गया था, पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर भी जब उसकी बारी आई तो पता चलता है कि पहले से उसके योग्यता, मतलब उसके उम्र के जो व्यक्ति हैं वो पहले से ही फॉर्म फिल कर दिए हैं, पहले से ही वहां आए हुए हैं कार्यालय में। तो जो अफसर है वो बोलता है कि मैं नाम तो लिख देता हूँ, लेकिन जल्दी नौकरी पाने की आशा मत करना। अब आगे मैं सोचने लगा, जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारी की कितनी भीड़ भटक रही होगी। वो अपने मन में सोचते हैं कि यह तो छोटा सा शहर में यह हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारी की कितनी भीड़ भटक रही होगी। मतलब वो बार बार यह बता रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि से कितना परेशानी हो रहा है। वही ये पूरा वही निबंध में वही लिखते हैं। अब आगे,
घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। वो जब श्यामला कांत जी के घर मकान पहुंचते हैं तो वहां सामान की ठूसम ठास मतलब कि एकदम भर भर के रख दिया गया है और जगह बहुत छोटा था और बच्चों की जो फौज थी, भीड़ थी, वो पूरा भरा हुआ था घर में, इसलिए उनका दम घुट रहा था। छोटा सा घर में इतना लोग रहेगा तो किसी का भी दम घुटेगा। क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? वो पूछते हैं श्यामला बाबू से कि क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। वो बोलता है श्यामलाकांत कि 2 वर्ष हो गए, क्या करूं, घर ही नहीं मिल रहा। बोलता है कि मेरे जूते घिस गए शहर के चक्कर काटते काटते, लेकिन मकान नहीं मिला। साल भर बाद मुझे यह घर मिला है, छोटा सा सिर छिपाने के लिए। अब शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई है, फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का यह दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खदान घट रहे हैं। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पहले से बहुत प्रगति कर रहा है ये भारत, लेकिन फिर भी बहुत कॉलोनी बने हैं, बहुत फैक्ट्रियां बन गया है, लेकिन जनसंख्या इतना बढ़ गया है कि उनका बढ़ने से कुछ नहीं हो रहा है। जैसे फैक्ट्री 2 बन रहे हैं तो आदमी 1000 हो रहे हैं। जनसंख्या बहुत मात्रा में बढ़ रही है। उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। अब श्यामला जी की पत्नी आती है जलपान लेकर, मतलब खाना पीना नाश्ता लेकर। उनके पीछे 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। 3 ये लड़कियां हैं, 2 छोटे लड़के ये हैं और एक बड़ा लड़का दीनानाथ है। मतलब ये 3 लड़कियां और 3 लड़के, 6, अभी तक 6 है, आगे देखते हैं। मैं उनकी दुर्लभ काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, कब से अब अस्वस्थ है? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हैं क्या? वे काफी मुस्कुरा दी। वह फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ है? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हैं क्या? वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वो बोलती है, जब वो ये लेखक जो है वो पूछते हैं उनसे, श्यामला कांत जी की पत्नी से, कि आप उनका जो ये पूरा दुर्लभ काया और पीला चेहरा देखकर, मतलब कमजोर था शरीर और पीला पड़ गया था चेहरा, देखकर पूछते हैं कि डॉक्टर से नहीं दिखाती हैं, इलाज नहीं करा रही? तो वो फीकी मुस्कान मुस्कुराकर बोलती है, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहता है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल भी जाती हूँ तो वह रोगियों का इतना भीड़ रहता है, जैसे लगता है कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं सब। अब वह भी अच्छी तरह किस किस को देखे।
यहाँ पे डॉक्टर को बोल रही है कि वह भी अच्छी तरह किस किस को देखे। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ नहीं आता है ऐसी भीड़ क्यों है। अब यहीं देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूंगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन वह किसी भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़े को ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। वो बोलती है कि लगता है कि पूरा अस्पताल में ही शहर का भीड़ उमड़ गया है। और बोलती है मेरी तबीयत भी ढीली रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूंगी। तो वो बड़े बेटे को भेजती है, तो जहां भी वो जाता, जिस भी दर्जी के पास, वह पुराने कपड़े जो ढेर लगे हुए थे, पहले जो कस्टमर दिए थे, उसको दिखा के बोलता कि नहीं हो पाएगा, मजबूरी जाहिर कर देता। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है, फिर भी समय पर काम नहीं होता। उनकी जो पत्नी है श्यामला कांत की, वो बोलती है पहले ग्राहक का स्वागत होता है, अब उसे चिरौरी सी करनी पड़ती है। मतलब पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे गिड़गिड़ाना पड़ता है, अपना दुख बताना पड़ता है, फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई है, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रही है। बोलती है कि दुकान पहले से अधिक हो गया है, लेकिन ग्राहक इतने बढ़ गए हैं कि वो भी कम पड़ गया है। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हरा थका झुझलाया स्वर सुनाई दिया। अब एक और बेटा है जिसका नाम सुमंत है, मतलब टोटल 7 बच्चे हो गए। और एक लड़की जिसका विवाह हो रहा है, तो टोटल 8 बच्चे हैं श्यामला कांत के। बोलता है माँ जल्दी से 1 कप चाय बना दो, आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। इतनी भीड़ थी कि लाइन खत्म होने को ही नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। अब वो जो दूसरा बेटा है सुमन, वो राशन के दुकान पर गया हुआ था। बोलता है भीड़ इतनी थी कि पूरा सामान नहीं मिल पाया, लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, फिर भी पूरा सामान नहीं मिला। मैं सोचने लगा, यहाँ पर अब लेखक सोचने लगे, मैं सोचने लगा आखिर इस सब का कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए हैं और बनते जाते हैं। रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं। रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। जहाँ देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अपने मन में ही सोचने लगते हैं, सवाल उठने लगता है कि अब तो मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, पहले से अधिक मकानें बन गई है, रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं, रेलगाड़ी और बसों की संख्या पहले से बहुत बढ़ चुकी है, फिर भी इतनी कमी क्यों है? क्योंकि लोग बढ़ गए हैं, भीड़ बढ़ गई है, चिकित्सा सुविधाओं का भी विस्तार हो गया है, लेकिन फिर भी अस्पतालों में भीड़ रहता है। क्या इन सब के जिम्मेदार हम नहीं हैं? आदमी ही है। आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी है। घर में बच्चों की भीड़ है, यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था न हो, यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। बोलते हैं घरों में बच्चों की भीड़ अच्छी लगती है जब तक
जब तक उनका पालन पोषण, रहन सहन और शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था हो, और अगर नहीं तो यही भीड़ दुखदाई बन जाती है, मतलब परेशानी मुसीबत वाला बात बन जाता है, दुख का बात बन जाता है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अवस्था होता है? क्या कोई स्वेच्छ से अस्वस्थ होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। बोलते हैं कि किसी को बीमार होना अच्छा लगता है? नहीं। तो बीमारी कैसे होती है? कुपोषण से, पोषण की कमी से, गंदे और संकीर्ण मकानों में, दूषित वातावरण में रहने से। यदि परिवार सीमित हो, खाना और हवा, पानी सब रहे, मतलब सब कुछ अच्छे से मिले, भरपूर मात्रा में भोजन मिले, तो कोई बीमार क्यों पड़ेगा? बीमारी से बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती है। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। वह बोलते हैं कि अनुशासन मतलब डिसिप्लिन पर, देश के डिसिप्लिन पर प्रभाव पड़ता है। कोई भी अनुशासन में नहीं रहता है, इसीलिए दुर्घटनाएं होती है। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं किया जाता है। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय कर के भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता है। मतलब समय, अपनी पूरा शक्ति, धन व्यय खर्चा करके, व्यय मतलब कि खर्चा करना, करके भी वह कार्य में सिद्ध नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। वह बोलते हैं कि भीड़ में स्वयं आदमी खो रहा है। ये अब इतना जो जनसंख्या बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ रहा है, वो उसका जिम्मेदार खुद आदमी है। और वे बोलते हैं मेरे मित्र श्यामलाकांत को बताने की ज़रूरत नहीं है यह बात, वो खुद झेल रहे हैं इस मुसीबत को, इस विपदा को। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ाता गया तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। बोलते हैं कि अगर समय रहता हमारा देश, समय रहते नहीं संभला, नहीं चेता, तो वह दिन दूर नहीं वह दिन दूर नहीं जिसमें स्वयं इस भीड़ में हम सब खो जाएंगे। इससे होने वाली समस्याओं से हमें बहुत परेशानी होगी। यही इस पाठ का पूरा पाठ निबंध का यही निष्कर्ष था। इसके लेखक हैं लीलाधर शर्मा पर्वतीय। अगर आपको समझ आया है तो भी कमेंट करिए और अगर नहीं आया है तो भी कमेंट करिए। धन्यवाद।